F22 F32 F13 F23 F33, ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर जो पहला कॉलम है ना, ठीक है, वो लोड W1 की वजह से है। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर हर कॉलम जो होता है ना वो एक लोड की वजह से होता है, ठीक है। हमारे पास तीन लोड्स हैं, तीन कॉलम्स हैं, इसलिए पहला कॉलम जो है वो W1 की वजह से है, दूसरा कॉलम जो है वो W2 की वजह से है, तीसरा कॉलम जो है वो W3 की वजह से है। तो हर लोड की वजह से आपके पास एक कॉलम बनता है, ठीक है। एवरी लोड विल कंप्राइज ऑफ अ सिंगल कॉलम, ठीक है। आपके पास तीन कॉलम्स हैं क्योंकि तीन लोड्स हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की दूसरी प्रॉपर्टी है कि उसमें एक कॉलम जो होगा वो एक लोड की वजह से बनेगा। अब हमने फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स तो बना लिया, ठीक है। अब हमने इसके जो अंदर कोफिशिएंट्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट्स F11 F22, अब हमने इन सब की वैल्यूज डिटरमिन करनी है। तब हम ऐसा नहीं करेंगे कि नो के नो एलिमेंट्स है ना, इसमें नो के नो एलिमेंट्स की वैल्यूज डिटरमिन करें। हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे सिमेट्री वाली, ठीक है। अगर हम F11 F22 F33 फाइंड कर लें और F21 F31 F32 फाइंड कर लें, तो हमारे पास डायगोनल और उससे नीचे वाले सारे एलिमेंट्स आ गए। तो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स तो नीचे वाले एलिमेंट्स की मिरर इमेज होंगी ना, क्योंकि सिमेट्री आपके पास। तो इसलिए हम डिटरमिन करेंगे नीचे वाला ट्राइंगल। हम F11 फाइंड करेंगे, F21 फाइंड करेंगे, F31 फाइंड करेंगे, F22 फाइंड करेंगे, F32 फाइंड करेंगे, F33 फाइंड करेंगे। जो F21 की वैल्यू आएगी वही F12 की होगी, जो F31 की वैल्यू आएगी वही F13 की होगी, जो F32 की वैल्यू आएगी वही F23 की होगी। तो ऊपर वाले बेशक फाइंड कर लो, नीचे वालों की वैल्यू सेम होगी, नीचे वाले फाइंड कर लो, ऊपर वालों की वैल्यू सेम होगी। तो दो मजीद चीजें आपके पास, एक कॉलम एक लोड की वजह से होगा और आपने पूरा मैट्रिक्स नहीं सॉल्व करना, आपने सिमेट्री का यूज करना है, ठीक है। बाकी सारे इक्वल आपके पास एंट्रीज आ जाएंगी। ये समझ आ गया? किसी का कोई सवाल इसमें? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमने डिटरमिन करना है फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर जो कोफिशिएंट्स है ना आपके पास, इनको आप डिटरमिन कैसे करते हो? आप जो अप्लाइड लोड्स है ना उनकी वैल्यू यूनिटी ज्यूम कर लेते हो, ठीक है। अब मेरे पास W1 लोड जो पॉइंट ए पे लग रहा है, मैं इसकी वैल्यू अगर 1 ज्यूम कर लूँ ना, तो इस 1 ज्यूम करने के बाद जो मैं इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करूंगा, तो उससे जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यूज आएंगी ना, वही आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट्स की वैल्यूज होंगी। यानी अगर मैं पॉइंट ए पे यूनिटी लोड लगाऊं और पॉइंट ए पे ही डिफ्लेक्शन फाइंड करूं, तो आपके पास जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आएगी वो F11 होगी। मैं ए पॉइंट पे यूनिटी लोड की वजह से पॉइंट सी के ऊपर डिफ्लेक्शन फाइंड करूं, तो वो मेरे पास F12 की वैल्यू आएगी, ठीक है। और मैं आपके पास F21 की सॉरी वैल्यू आएगी। और मैं पॉइंट ए पे यूनिटी लोड की वजह से पॉइंट ई पे डिफ्लेक्शन फाइंड करूं, तो मेरे पास वो F31 की वैल्यू आएगी, ठीक है। आपने यानी फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट्स अगर डिटरमिन करने हैं, तो आप अप्लाइड लोड जो है ना उसका मैग्नीट्यूड 1 एज्यूम कर लोगे, ठीक है। उस मैग्नीट्यूड को 1 एज्यूम करने के बाद आप जहां जहां स्ट्रक्चर में लोड लगा हुआ है वहां वहां डिफ्लेक्शन फाइंड करोगे। और वो सारे डिफ्लेक्शंस जो होंगे ना, वो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट्स की वैल्यूज होंगी। तो अब हमने समझो F11 फाइंड करना है। मैंने क्या कहा था, पहला कॉलम जो है वो एक लोड की वजह से है, पहला कॉलम यानी F11 F21 F31 W1 की वजह से है। तो मैं W1 की वैल्यू जब 1 एज्यूम करूंगा और पॉइंट 1 पे डिफ्लेक्शन फाइंड करूंगा, पॉइंट 2 पे डिफ्लेक्शन फाइंड करूंगा, पॉइंट 3 पे डिफ्लेक्शन फाइंड करूंगा, तो मेरे पास F11 की वैल्यू आ जाएगी, F21 की वैल्यू आ जाएगी, F31 की वैल्यू आ जाएगी। और इसमें पॉइंट 2 पॉइंट 3 है क्या? पॉइंट 1 है आपके पास जहां पे पहला लोड लग रहा है, पॉइंट 2 आपके पास है जहां पर दूसरा लोड लग रहा है, पॉइंट 3 आपके पास है जहां पर तीसरा लोड लग रहा है। तो आपने हर लोड की वजह से तीनों पॉइंट्स पे डिफ्लेक्शंस फाइंड करनी है और आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अगर मैं W1 की वैल्यू 1 लूं और मैं पॉइंट ए पे डिफ्लेक्शन फाइंड करूं, वो F11 की वैल्यू होगी। मैं W1 की वैल्यू 1 एज्यूम करूं, मैं पॉइंट सी पे डिफ्लेक्शन फाइंड करूं, तो मेरे पास जो डिफ्लेक्शन है कि वो F21 की वैल्यू होगी। मैं W1 को 1 एज्यूम करूं और पॉइंट ई पे जो डिफ्लेक्शन फाइंड करूंगा, वो आपके पास F31 की वैल्यू होगी। इसी तरह मैं जो बीच वाला लोड है W2, ठीक है, उसकी मुरसलीन उल्टा वैल्यू नहीं बोल गए? क्या? अगर ए पॉइंट के लोड की वजह से पॉइंट बी पे वैल्यू फाइंड करोगे तो F12 नहीं होगा वो? नहीं नहीं नहीं, एक मैंने क्या कहा था, एक लोड एक कॉलम बनाएगा। तो W1 की वजह से अच्छा जो अच्छा, तीनों डिफ्लेक्शन जाएंगी, कॉलम बनाएगा। वो सही एक है। कॉलम बनाता है, ठीक है। तो आपने बेसिकली हर लोड को यूनिटी के बराबर लेना है और उससे जितने आपके पॉइंट्स हैं ना स्ट्रक्चर में, जितने नोड्स हैं, ठीक है, नोड्स, हम कहते हैं कि हमारे पास लोड्स नोड्स पे लगे हुए हैं, ठीक है। आपके पास पॉइंट ए एक नोड है, पॉइंट सी एक नोड है, पॉइंट ई एक नोड है, ठीक है। तो जितने नोड्स होंगे आपके पास, उतने ही डिफ्लेक्शंस की वैल्यूज उन पॉइंट्स पे आपने फाइंड करनी है। मेरे पास तीन नोड्स हैं, मैं तीनों पॉइंट्स पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड करूंगा
तीनों लोड्स की वजह से, तो मेरे पास एक 9 एलिमेंट्स वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। ऑब्वियसली हम सारे फाइंड तो नहीं करेंगे, हम सिमेट्री का यूज करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है। तो अगर मैं W2 को समझो 1 लूं और उसे पॉइंट ए पे मैं डिफ्लेक्शन फाइंड करूं, तो मेरे पास वो वैल्यू आएगी F21 की। ठीक है, मैं W2 को 1 लूं और पॉइंट सी पे डिफ्लेक्शन फाइंड करूं, वो F22 की वैल्यू आएगी। मैं W2 पे लोड 1 लूं और पॉइंट ई पे डिफ्लेक्शन फाइंड करूं, वो F32 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास कि आपने कैसे फाइंड करने हैं फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट्स, आपने यूनिटी लोड एज्यूम करने हैं। इतना समझ आ गया? इसमें अगर नहीं समझ आता हाँ, मैं पूछ लेना, बाद में कंफ्यूजन होगी। आगे आगे। ठीक है, सबका आ गया ना? चलो, अच्छा। अब मैंने पहले पहले पॉइंट ए पे यूनिटी लोड अप्लाई कर दिया। ठीक है, और मैंने बी और डी के रिएक्शंस फाइंड कर लिए। बी का 1.5 अपवर्ड डायरेक्शन में वो रिएक्शन है, और डी का 0.5 नीचे है। वर्चुअल वर्क मेथड याद है तुम लोगों को या भूल गए? याद है किसी को वर्चुअल वर्क मेथड? रिवाइज करवाई दो, किसी को याद नहीं है ना। अच्छा, तो अब आपने चूंकि डिफ्लेक्शंस फाइंड करनी है और डिफ्लेक्शन आसानी से नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हम फिर वर्चुअल वर्क मेथड का इस्तेमाल करेंगे। वर्चुअल वर्क मेथड में हम क्या करते थे, हमने जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड करनी होती थी, उस पॉइंट पे एक यूनिट लोड लगा देते थे, और फिर उस यूनिट लोड वाले स्ट्रक्चर की मोमेंट इक्वेशंस बनाते थे, और जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता था उसकी मोमेंट इक्वेशंस बनाते थे। फिर एम ओवर ई आई इसका होल इंटीग्रल लेते थे, आपके पास डिफ्लेक्शन आ जाती थी। ये हमने उसमें किया था ऐसे 1 के अंदर। ठीक है, वर्चुअल वर्क मेथड। तो अब हमने यहाँ पर डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है, तो कोई भी तरीका लगा सकते हैं डिफ्लेक्शन फाइंड करने का। कॉन्जुगेट बी मेथड भी लगा सकते हैं, कैस्टेलियानोस थ्योरम भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान मुझे तो वर्चुअल वर्क लगता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में वही इस्तेमाल किया। कॉन्जुगेट बीम से बहुत आसानी हो जाती है, लेकिन कॉन्जुगेट बीम बनाना बड़ा मुश्किल काम है, आगे उसका एनालिसिस ईजी है। तो कॉन्जुगेट बीम में तुमने बीएमडी वगैरह बनानी होगी, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं होता वर्चुअल वर्क में, तो मैं इसलिए इसी को प्रेफर करता हूँ। अब अपने वर्चुअल वर्क को यार कैसे मेरे को करना है? बात बताओ। हम्म। अच्छा, यानी कि वो मुझे लगा था शायद वो सवाल कुछ और थे, यानी तूने अभी कराने हैं, यानी कि मुझे लगा था शायद वो कुछ और सर पढ़ाते रहे हैं। अच्छा, यही था वो। हाँ हाँ, यही था सर, ने कॉन्जुगेट बीम से करवाया है, मैं वर्चुअल वर्क से करवा रहा हूँ, फर्क सिर्फ ये है। अच्छा, तो मुझे तो यही वाला थोड़ा आता है वर्चुअल वर्क, तो फिर ये नो पेपर में वो देते हैं सर मेथड। नहीं सर, तो सवाल देंगे ना तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे सॉल्व करो। तुम्हें सर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कॉन्जुगेट बीम से करो, तो फायदा क्या होगा फिर? मेरा नहीं ख्याल से पहले रिस्ट्रिक्ट जी करेंगे। सर बोलेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी मेथड से फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बना के सॉल्व करो, या स्टिफनेस हाँ मैट्रिक्स बना के सॉल्व करो। अच्छा अच्छा, मुझे था कि ये नो मतलब उससे आ जाए, फिर तो वो तो नहीं आता। भाई वो मुझे भी नहीं आता, उसके फिक्र ना कर, सर ने वो देना भी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी ही देंगे। चल, बेस्ट हो गया। अच्छा, अब तुमने वर्चुअल वर्क मेथड के अंदर मोमेंट इक्वेशंस बनानी होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास फायदा क्या है यहाँ पर वर्चुअल वर्क इस्तेमाल करने का? हम वर्चुअल वर्क में समझो तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस पर एक यूडीएल लग रहा है। इमेजिन करो सिंपली सपोर्टेड बीम में उस पर यूडीएल लग रहा है। मैंने उसके मिडिल पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है, उसके बिल्कुल मिड पे। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं अपने गिवन स्ट्रक्चर की मोमेंट इक्वेशंस बनाऊंगा, ठीक है, अबाउट द मिडिल पॉइंट, क्योंकि मिडिल पॉइंट पे मैंने डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है। और फिर मैं मिडिल पॉइंट पे एक यूनिट लोड लगा दूंगा, क्योंकि मैंने मिडिल पॉइंट पे तो डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है। आपने जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड करनी होती है, आप उस पॉइंट पे यूनिट लोड लगा देते हो वर्चुअल वर्क मेथड के अंदर। फिर मोमेंट इक्वेशंस बनाते हैं, उनको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था यूडीएल वाला, उसकी मोमेंट इक्वेशंस बनाएंगे, उसको हम कैपिटल एम से डोनेट करते हैं। अब यहाँ पर फायदा ये है कि जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है और जो वर्चुअल वर्क मेथड वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सिमिलर बन रहा है। यानी तुम्हें बजाय इसके कि तुम 9 बीम्स बनाओ, 3 बीम्स में तुम काम चला सकते हो। इसका मैं मतलब समझाता हूँ। अब देखो, मैंने समझो ना F11, F21, F31 की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, यानी पहला कॉलम फाइंड कर रहे हैं। पहला कॉलम किस लोड की वजह से है? W1 की वजह से है। तो W1 के मैंने अगर कोएफिशिएंट्स फाइंड करने, तो मैं क्या करूंगा, W1 की वैल्यू 1 लूंगा। ठीक है, तो मैंने W1 की वैल्यू 1 ले ली। तो इससे जो मेरे पास स्ट्रक्चर बना ना, ये मेरा गिवन स्ट्रक्चर है। अब मैंने समझो F11 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी मैंने 1 यूनिटी का जो लोड ए पे लगा हुआ है, उसकी वजह से मैंने डिफ्लेक्शन भी पॉइंट ए पे ही फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है मैं पॉइंट ए पे दोबारा एक यूनिट लोड लगाऊंगा। तो गिवन स्ट्रक्चर में भी पॉइंट ए पे यूनिट लोड है, और जो आप वर्चुअल वर्क मेथड के लिए यूनिट लोड लगा रहे हो वो भी पॉइंट ए के ऊपर है। तो दोनों स्ट्रक्चर सेम हो गए ना, तो आपको अब कैपिटल एम की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्मॉल एम की वैल्यू फाइंड करोगे और उसी का स्केयर ले लोगे। आपके पास गिवन स्ट्रक्चर था, उस पे ए पे यूनिट लोड था, और आपने ए पे ही डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है, तो आप ए पे यूनिट लोड लगाओगे। जब ए पे यूनिट लोड लगाओगे, तो वो गिवन स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा दोबारा से ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ये बात समझ आइए, ये कंफ्यूजन है इसमें?
यार इतनी ज्यादा क्लियर नहीं समझी। ये नहीं समझ आई इतनी? हाँ आ गई है। मेरे को हमजा भी नहीं ने सिखाया था। मुसले हम्म। कौन बोल रहा था? हसीन। हसीन साहब भी मीटिंग में? क्या बात है जी, सही बोलो। है ना, हमने यूनिट लोड, हमने W1 की वैल्यू 1 ले ली है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ये स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, तुमने इसको सॉल्व कर लिया, तुमने इसके रिएक्शंस निकाल लिए। अब मैं तुम्हें कहता हूँ तुम इसकी मोमेंट इक्वेशंस बनाओ। तो तुमने अभी कैसे बनानी है इसको छोड़ दो, तुमने इसकी मोमेंट इक्वेशंस बना ली, समझो तुमने कैपिटल एम की वैल्यू फाइंड कर ली है अब, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अब तुमने पॉइंट ए पे फाइंड करनी है डिफ्लेक्शन की वैल्यू। तो तुम क्या करोगे, तुम पॉइंट ए पे यूनिट लोड लगा दोगे। अब जब तुम पॉइंट ए पे यूनिट लोड लगाओगे, तो पहले से पॉइंट ए पे यूनिट लोड लगा नहीं हुआ था, लगा हुआ था ना पहले से, W1 की वैल्यू हमने ली थी। यानी तुमने वर्चुअल वर्क मेथड के लिए जो यूनिट लोड लगाया है और जो पहले से यूनिट लोड लगा हुआ था, वो सिमिलर है कि नहीं है, बताओ स्ट्रक्चर्स दोनों सिमिलर है ना? जब सिमिलर है तो दोनों की मोमेंट इक्वेशन सिमिलर होंगी या नहीं होंगी? सिमिलर होगी। सिमिलर होंगी। तो तुम्हारा काम छोटा हो गया ना, तुम्हें दो मोमेंट इक्वेशंस नहीं डेवलप करनी पड़ी, यानी दो स्ट्रक्चर्स के लिए नहीं करनी पड़ी, एक स्ट्रक्चर के लिए डेवलप करोगे, उसका स्क्वायर ले लोगे, तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज है यहाँ पर हमारे पास वर्चुअल वर्क मेथड का। आपके पास पॉइंट ए पे यूनिट लोड है और ए पे ही अगर डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है तो तुम ए पे लगाओगे यूनिट लोड, वो स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं मोमेंट इक्वेशंस। मोमेंट इक्वेशंस फाइंड करने का तरीका क्या होता है, तुमने अबाउट द लोड ना, अबाउट द नोड्स, स्ट्रक्चर को डिवाइड करना होता है इनटू पोर्शंस। अब मैंने इस सवाल के अंदर अपने स्ट्रक्चर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। ए बी, क्योंकि इनके बीच में पॉइंट ए से मैंने स्टार्ट किया, बी पे सपोर्ट आ गई, एक मेरा सेगमेंट बन गया ए बी। बी से आगे चल रहा हूँ, सी पे दोबारा लोड लगा हुआ है, अगला सेगमेंट बन गया बी सी। सी से आगे चल रहा हूँ, डी पे सपोर्ट आ गई, अगला सेगमेंट बन गया सी डी। डी से आगे चल रहा हूँ, ई पे लोड लगा हुआ है, तो अगला सेगमेंट बन गया ना भी बना, अगर लोड लग रहा होता तो एंड हो रहा है तो सेगमेंट वही रहता है, ठीक है। तो 4 सेगमेंट्स बन गए क्योंकि 4 आपके पास डेमार्केशन पॉइंट्स हैं, ठीक है, या लोड आ गया या सपोर्ट आ गई, तो 4 सेगमेंट्स बन गए। अब आपने करना क्या है, आपने हर सेगमेंट के अंदर ना ओरिजिन की वैल्यू देनी है, ओरिजिन चूज करना है अपना। ओरिजिन की चॉइस है ना, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। ओरिजिन आपने ऐसा चूज करना है कि आपकी मोमेंट इक्वेशन सिंपल से सिंपल बने, ठीक है। अब मैं सेगमेंट ए बी को कंसिडर करता हूँ, इसमें मैंने अपना ओरिजिन ले लिया ए, ठीक है। मैं ए से आगे प्रोसीड करूंगा। ये सवाल मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? आपको मैंने असाइनमेंट भेजी है? असाइनमेंट में होगा। अच्छा मैं अच्छा, एक मिनट चेक करता हूँ। कॉल मैं आपको भेज देता हूँ, भी भेज देता हूँ हम्म, आपको, पहले बताते। एक मिनट भेज देता हूँ। इसी देख लो, इसका 15.1 कर रहे हैं हम। सही। हसीब ग्रुप देख लो। हाँ सही हो गया। ठीक है, सिर्फ हम ना वर्चुअल वर्क मेथड पे आए हुए हैं, पहले वाली बातें समझ आ गई ना आपको? जी यहाँ सेट है। ओके। अच्छा, अब हम सेगमेंट ए बी को डील कर रहे हैं, ठीक है। हमने ओरिजिन ए लिया। अब मैंने कन्वेंशन ये रखी थी कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना, मैंने उसको पॉजिटिव लिया, और जो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट है मैंने उसको नेगेटिव लिया, ठीक है। मैंने अपनी कन्वेंशन ये रखी थी, तुम लोग इसको रिवर्स भी कर सकते हो। अब सेगमेंट ए बी की लेंथ क्या है, वो हमें गिवन क्वेश्चन में गिवन है L/2 है, वो सवाल बेशक देख लो, L/2 हर सेगमेंट की लेंथ है, तो सब सेगमेंट्स की इसलिए लेंथ भी सेम है, L/2। अब आपके पास पॉइंट ए पे कितना लोड लग रहा है, 1 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बी के अबाउट ये कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, काउंटर क्लॉकवाइज करेगा ना। पॉइंट बी के अबाउट 1 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 1 मल्टीप्लाई बाय द मोमेंट आर्म। और मोमेंट आर्म ना हम वर्चुअल वर्क मेथड के अंदर जनरल लेते हैं, ठीक है। एक्स, हम एक्स ले रहे हैं और हम एक्स की लिमिट्स लगा रहे हैं 0 से L/2, समझ रहे हो ना। हम L/0 से L/2 आपके पास लोअर और अपर बाउंड है, और उसका मोमेंट आर्म हम जनरल लेते हैं एक्स, ये वर्चुअल वर्क मेथड हमने पढ़ा था। तो यानी 1 की वजह से मैंने अबाउट द पॉइंट बी जब मोमेंट लेना है तो वो 1x होगा, -1x, और x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ रेंज करेंगी, 0 से L/2। हम इस तरह क्यों करें, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन आगे यूज करनी है, और इंटीग्रेशन के लिए हमें एक जनरल फंक्शन चाहिए होता है, और उसकी लोअर अपर बाउंड चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आपने -x इसकी इक्वेशन बना ली, और उसकी लोअर लिमिट क्या है 0, अपर बाउंड क्या है उसका L/2। तो ये पहले सेगमेंट ए बी की इक्वेशन बन गई। अब ये अभी मैं M1 वाले कॉलम को डील कर रहा हूँ, ठीक है। M1 वाले कॉलम को, M2 M3 पे मैं अभी नहीं आया। M1 का आपके पास सेगमेंट ए बी की इक्वेशन बन गई -x। अब हम आते हैं सेगमेंट BC के ऊपर। सेगमेंट BC के ऊपर भी मैं ओरिजिन बी को ले रहा हूँ,
अब मैंने जब ओरिजिन बी को लिया ना सेगमेंट बीसी के लिए, तो मैं ए बी सेगमेंट को इग्नोर नहीं कर सकता, मैं ए बी सेगमेंट की लोडिंग को इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है, मुझे उसे भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब मुझे पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट्स लेने हैं, और एक्स की वैल्यू जो है ना वो बी से आगे शुरू हो रही है, ठीक है, एक्स की वैल्यू बी से आगे शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू जो आपके पास होनी चाहिए ना, वो 0 और L/2 में कंटेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू माय कन्वेंशन। तो इसलिए मैंने एक्स की वैल्यू जो है वो बी से स्टार्ट किया है। ये समझ आ रहा है तुम लोगों को ना? उस पे व्हाट्सएप पे या मैं रजिस्टर पे करके दिखाऊं? जैसे कन्वीनियंट लगे बता दो, क्योंकि इस तरह हो सकता है मसला आ रहा है तुम लोगों को। नहीं, अभी रजिस्टर पे करोगे तो स्क्रीन बहुत वो हो जाएगी। मुझसे फिर ऐसे ऐसे अगर मसला आ रहा है तो पूछ लो फौरन, ठीक है, कंफ्यूज में हो गए तो आगे पर सवाल समझ नहीं आना। हाँ मुरसलीम, हम्म। अभी हम जो 15.1 कर रहे हैं इसके अंदर हम सिर्फ डिफ्लेक्शंस फाइंड करेंगे, ऐसा ही हाँ है? बिल्कुल। हम स्लोप नहीं फाइंड करेंगे किसी भी पॉइंट पे। नहीं, स्लो फाइंड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास वो क्वेश्चन में अप्लाइड मोमेंट ही नहीं है। अच्छा, एक और आपने अच्छा हाँ क्वेश्चन सही, किया, अगर सवाल के अंदर ठीक, मोमेंट भी लग रहा होगा ना, तब आप रोटेशन फाइंड करोगे। लेकिन अगर सिर्फ सही। फोर्स लगे, जैसे इस केस में W1 W2 W3 तीनों फोर्सेज हैं, तो आप डिफ्लेक्शन फाइंड करोगे। लेकिन अगर समझो सही, W2 की जगह मोमेंट होता है, फिर आप रोटेशन भी फाइंड करते हो, सही, ठीक है। तो अभी हम ओके। सिर्फ डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। अब आपने यहाँ तक समझ आ गया सेगमेंट ए बी का सबको, या इसमें किसी को इशू है? माइनस एक्स कैसा है, किसी का? तो मैं पूछ ले। यार ये मुरसलीम एक दफा रिपीट कर दो। रिपीट कर, ठीक है। देखो, आपके पास पॉइंट ए पे लोड लग रहा है 1 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। मैं सेगमेंट ए बी मैंने लिया है और उसका ओरिजिन मैंने ए पे रखा है। इसका मतलब है मैं अपने ओरिजिन से आगे मूव करना शुरू करूंगा, ठीक है। मैं ए से बी की टुवर्ड्स मूव करना शुरू करूंगा। तो पॉइंट ए पे लोड जो है वो पॉइंट बी के अबाउट किस डायरेक्शन में मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है ना, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज। तो मैंने कन्वेंशन अपनी ये ली कि मैं काउंटर क्लॉकवाइज को नेगेटिव रखूंगा, ठीक है। और ओके ठीक है, तो फिर इसलिए मैं, माइनस। और मोमेंट आर्म एक्स की इक्वल है तो माइनस एक्स हो गया, इसलिए आगे समझ। ठीक है डन। अब सेगमेंट बीसी जो है उसका ओरिजिन मैंने अपना बी चूज किया है। लेकिन जब मैंने ओरिजिन बी चूज किया तो उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं ए बी सेगमेंट को भूल जाऊंगा या उसके लोड्स को इग्नोर करूंगा, उन्हें भी कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक्स की वैल्यू जो है वो बी से आगे की तरफ होगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू मेरी ए से शुरू नहीं होगी, मेरी एक्स की वैल्यू बी से शुरू होगी, क्योंकि मैंने अपनी लिमिट्स जो है वो 0 से L/2 रखी है। मैंने 0 से L नहीं रखी, ठीक है, 0 से L/2 रखी है। तुम लोग उस तरह भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला ज्यादा इजी तरीका है। अब मैंने पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट्स फाइंड करने हैं। तो मेरा पहला वाला लोड जो था 1, है ना, उसका मोमेंट तो अभी आपके पास होगा, एक मिनट जो 1.5 x, हाँ अच्छा, मेरी आपकी कितने हैं उसकी वैल्यू, वो x की वैल्यू b से शुरू हो रही है ना, तो 1.5 b का रिएक्शन है। तो पॉइंट c के अबाउट b का रिएक्शन जो है 1.5 वो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करे, तो इसलिए 1.5x आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। 1.5x आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है। अब आगे हमने क्या किया है, जो यूनिट लोड मेरे पास पॉइंट ए पे लग रहे हैं, अब मैंने इसकी वजह से भी तो मोमेंट कंसीडर करना है ना, मैं इसको इग्नोर तो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ओरिजिन अपना बी पे लिया हुआ है। तो इसकी वजह से मोमेंट कितना होगा, एक्स की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, बी से शुरू हो रही है, और बी से पहले कितना डिस्टेंस है, L/2 है। तो जो पहले वाला 1 है ना लोड, उसकी वजह से मोमेंट आर्म क्या होगा, एक्स प्लस L/2। ए से बी के लिए मोमेंट आर्म है L/2 और बी से आगे एक्स है, तो टोटल मोमेंट आर्म यूनिट लोड एट ए की वजह से कितना हो गया, x प्लस L/2। और चूंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो इसलिए नेगेटिव है, तो 1.5x माइनस एक्स माइनस L/2 बन गया। ये सोचो इस पे एक बार, अगर कंफ्यूजन है तो पूछो मुझसे। क्लियर है सबको ये? चलो फिर आगे चलते हैं। अब आपने BC तक डील कर लिया है, अब हमारे पास ओरिजिन की चॉइस जो है ना वो अब इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर अब मैं CD सेगमेंट के लिए ना अपना ओरिजिन C रख लूं, तो इसका मतलब है मुझे सेगमेंट AB भी कंसिडर करना पड़ेगा, मुझे सेगमेंट BC भी कंसिडर करना पड़ेगा, और मेरा काम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं करूंगा क्या, मैं अब स्पैन पहले DE को ले लूंगा, ठीक है। मैं अभी CD को इग्नोर करूं, मैं स्पैन DE पे आ गया हूँ। और स्पैन DE पे मैं अब D ओरिजिन ही लूंगा, क्योंकि अगर मैं D ओरिजिन लेता हूँ उस पे, तो मुझे पीछे वाला सारा स्ट्रक्चर कंसिडर करना पड़ेगा, पीछे वाली सारी लोडिंग को मुझे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि मैं अपना ओरिजिन E चूज कर रहा हूँ स्पैन DE के लिए, और E के पीछे कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो मेरा काम बहुत आसान हो गया।
और आपके पास पॉइंट ई पे कोई लोड है नहीं है, तो जब पॉइंट ई पे कोई लोड है नहीं और आपका ओरिजिन ई है और आप ई से डी की तरफ जा रहे हो, तो जब कोई लोड ही नहीं तो मोमेंट कैसे होगा? तो इसीलिए देख रहे हो M1 के अंदर स्पैन डी ई पे आपके पास मोमेंट की वैल्यू 0 है, क्योंकि कोई लोड ही नहीं था। तो अगर मैं अब इस पे लेता ना अपना ओरिजिन डी, तो बहुत ज्यादा लोड जाता है इसके अंदर, लेकिन मैंने ओरिजिन ई ले लिया और ई से जब मैं डी की तरफ जा रहा हूँ तो कोई अप्लाइड लोड है ही नहीं। जब कोई अप्लाइड लोड ही नहीं है आपके पास, ना कोई रिएक्शन है, तो आपका पास मोमेंट वैसे 0 हो गया। देखा है हमारे पास कितना फर्क पड़ गया चॉइस ऑफ ओरिजिन से। तो ये आपने ओरिजिन इसलिए समझ के चूज करना होता है। अब मैं स्पैन डीसी पे दोबारा आ गया। अब स्पैन डीसी पे मेरे लिए क्या आसान रहेगा, मैं ओरिजिन ई पे लूं या सी पे लूं? सी पे लूंगा तो मुझे ए बी को भी कंसिडर करना पड़ेगा, बीसी को भी कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ई लेता वो ओरिजिन डी लेता हूँ, तो मुझे सिर्फ उसके पीछे वाला सेगमेंट कंसिडर करना पड़ेगा जो कि सेगमेंट डीई है। और डीई में हमने अभी एस्टेब्लिश किया कि मोमेंट इक्वेशन कोई है ही नहीं उसकी, क्योंकि कोई लोड ही नहीं है, तो हमारे लिए ऑटोमेटिकली काम आसान नहीं हो गया। तो डीसी वाले स्पैन के लिए क्या होगा आपके पास, 0.5 का लोड है सिर्फ, क्योंकि डीई स्पैन में कोई नहीं है और हम डी ओरिजिन से टुवर्ड्स सी मूव कर रहे हैं। डी से सी के अबाउट मोमेंट कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन हमने फिर भी, हमारी कन्वेंशन शुरू में क्या थी, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, और अब क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसको नेगेटिव ले रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप अपनी डायरेक्शन चेंज करते हो ना, पहले मैं लेफ्ट से राइट आ रहा था, ए से बी, बी से सी, मेरा ओरिजिन पहले ए था, फिर मेरा ओरिजिन बी था। अब मैं ई से डी और डी से सी जा रहा हूँ। मैंने अपना ओरिजिन इस तरीके से अब चूज किया कि मैं राइट टू लेफ्ट प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो जब आप अपनी कन्वेंशन लेफ्ट टू राइट से राइट टू लेफ्ट करते हो ना, तो आपकी कन्वेंशन भी रिवर्स हो जाती है। पहले क्लॉकवाइज पॉजिटिव था, अब मैं चूंकि राइट टू लेफ्ट आ रहा हूँ तो क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। तो 0.5 आपके पास पॉइंट सी के अबाउट चूंकि क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए नेगेटिव माइनस 0.5x है, नेगेटिव 0.5x है। ठीक है, अगर मैं इसको करता ना ओरिजिन सी लेता, तो कन्वेंशन पे मेरी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ही रहती, लेकिन मुझे पीछे वाले स्पैन्स को कंसिडर करना पड़ता। लेकिन मैंने चूंकि ओरिजिन डी लिए और अब मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, तो मेरी कन्वेंशन रिवर्स हो गई है। और इसका फायदा ये है कि डी स्पैन के अंदर कोई लोड नहीं है, तो मुझे कंसिडर ही नहीं करना पड़ेगा। तो ये M1 कॉलम बन गया। ठीक है, यूनिट लोड एट ए, और उस यूनिट लोड एट ए की हमने मोमेंट इक्वेशंस बना ली हैं पूरे स्ट्रक्चर की। ये देख लो एक बार, M1 पे सवाल है तो पूछ लो, इसमें कोई भी क्वेश्चन है पूछो। लोड सी पे अप्लाई करके उसकी वजह से M2 वाला कॉलम बनेगा, और यूनिट लोड ई पे अप्लाई करके उसकी वजह से M3 का कॉलम बनेगा। सेम ये स्टेप रिपीट करना है। अपना ओरिजिन जो है उसको स्मार्टली चूज करना है ताकि आपका काम कम से कम हो, और हर सेगमेंट की मोमेंट इक्वेशन बना लेनी है विद देयर लिमिट्स, जो कि 0 से L/2 है। तो सेम ये प्रोसेस हमने M2 के लिए रिपीट किया, सेम ये प्रोसेस M3 के लिए रिपीट किया। अगर M1 समझ आ गया तो फिर M2 M3 में कोई मसला नहीं होगा। हम आगे चलते हैं। ठीक है, हमने अपना कुछ भी ना, अगर लेट सपोज आप उसको स्मार्टली ना करो और एक ही रहने दो हाँ, ओरिजिन, हम्म, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व तो हो जाएगा ना। हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और फिर आगे इंटीग्रेशन तो पता है वैसे भी। हाँ, उसमें तो, और इंटीग्रेशन अगर कैलकुलेटर पे कर सको ना तो काम फिर भी आसान होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप डिराइव करो जनरल, तो तुम इंटीग्रेशन हम्म, कैलकुलेटर पे कर भी नहीं सकते, अलग पता जाएगा फिर तो इसलिए क्या हाँ कहते हैं, ठीक है, सही। कोशिश करो ऐसा ओरिजिन लो कि कम से कम वेरिएबल्स हो आपके पास, कम से कम लोड्स हो आपके पास, सपोर्ट के रिएक्शन। ठीक है, ठीक। तो M1 M2 M3 तीन कॉलम हमारे पास बन गए हैं। अब हमने फाइंड करनी है डिफ्लेक्शन एट, क्या किसी ने कुछ, आवाज आ रही है हाँ आ रही है। यार? अगर ये क्या नाम है, M1 के लिए जो CD है आपका ना, सेगमेंट, सीडी या उसके डीवीडी? लिए अगर मैं ओरिजिन CD उसके लिए अगर मैं ओरिजिन ही रहने दूं तो इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? दायरे पड़ेगा। तुम्हारे पास जो पीछे वाला ए पे लोड था 1, तुम्हें उसे भी कंसिडर करना पड़ेगा। जो बी सपोर्ट पे 1.5 अपवर्ड है, तुम्हें उसे भी कंसिडर करना पड़ेगा। अगर मैं E रखूं ओरिजिन, ई रखो ओरिजिन, तो तुम्हारे पास फिर लिमिट बढ़ चेंज हो जाएगी। तुम्हारे पास लिमिट 0 से L/2 की जगह 0 से L हो जाएगी एक्स की वैल्यू। इक्वेशन तो चेंज नहीं होगी ना? इक्वेशन चेंज नहीं होगी, तुम्हारे पास सिर्फ एक्स की लिमिट चेंज हो जाएंगी। इक्वेशन भी थोड़ी बहुत शायद चेंज हो, वो डिपेंड करता है लोडिंग कैसी है। होनी चाहिए वैसे चेंज, क्योंकि तुम्हारे पास लिमिट से चेंज हो रही है। एक मिनट क्या रुको, कह चेंज रहे हो होगी बता तुम सकते ओरिजिन ई करते हैं, पॉइंट ए पे यूनिट लोड लगाया और पॉइंट ए पे डिफ्लेक्शन फाइंड कर रहे हो, तो यानी आपके पास F11 की वैल्यू आएगी। ठीक है, इससे अब F11 की वैल्यू फाइंड कैसे करनी है? अच्छा, इसका आप कॉन्सेप्ट को छोड़ो, उसमें टाइम बहुत लगेगा। मैं तुम्हें इसकी ट्रिक बता देता हूँ जो हमेशा ही काम आएगी।
F11 है ना, तो आपने M1 और M1 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। F12 है तो M1 और M2 को मल्टीप्लाई करना है। F13 है तो M1 M3 को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह F21 है तो M2 M1 को मल्टीप्लाई करना है। यानी मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर थोड़ी मैटर करता है। तो जोन से 2 नीचे आपके पास वो होंगे ना सबस्क्रिप्ट में डिजिट्स, जैसे 11 है तो M1 मल्टीप्लाई बाय M1 होगा। आपके पास F21 है तो आपके पास M2 मल्टीप्लाई बाय M1 होगा। अब यहाँ पे जो कि आप पॉइंट A पे डिफ्लेक्शन ड्यू टू द यूनिट लोड एट A फाइंड कर रहे हो, तो F11 फाइंड कर रहे हो। F11 फाइंड करो तो M1 का स्केयर लेना सिंपली, ठीक है। तो आपने M1 का स्केयर पहले स्पैन के लिए लिया, M1 का स्क्वायर दूसरे स्पैन के लिए लिया, M1 का स्केयर तीसरे स्पैन के लिए लिया। चौथे स्पैन के लिए M1 का स्केयर इसलिए नहीं लिया क्योंकि स्पैन DE के लिए आपके पास M1 की वैल्यू पहले से 0 है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा ही नहीं क्योंकि उसका आंसर ऑब्वियसली 0 आना था। तो तीनों स्पैन्स के लिए M1 का स्केयर हमने लेना है और उनके लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होगा, 0 से L/2, ठीक है। आपने इंटीग्रेशन की इसकी सारी वैल्यूज पुट की और अल्टीमेटली आपके पास F11 की वैल्यू क्या होगी, L3/8EI, ठीक है। आपने ये F11 की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी आपने डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू द यूनिट लोडेड पॉइंट 1 फाइंड कर लिया। सही है, इसमें देख लो, इस बार कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अब आपके पास F21 है, ठीक है। तो F21 में आप M1 M2 का प्रोडक्ट लोगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास कितने वो बनेंगे स्पैन्स, M1 M2 का मुझे पता है, अगर मैं स्पैन AB को कंसीडर करूं तो उसमें M2 की वैल्यू 0 है, तो AB स्पैन को कंसीडर करने का फायदा नहीं क्योंकि M1 M2 का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसी तरह स्पैन DE पे दोनों M1 भी 0 है, M2 भी 0 है, तो आपके पास स्पैन DE को भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है स्पैन BC पे M1 M2 का प्रोडक्ट लूंगा, स्पैन CD पे M1 M2 का प्रोडक्ट लूंगा, ठीक है। तो वही मैंने लिया है 0.5x माइनस L/2 मल्टीप्लाई बाय 0.5x, ये स्पैन आपके पास BC हो गया।